अरे मंजू बहन, बेटी जवान हो गई है, शादी वादी करवाओगी कि नहीं? हाँ पंडित जी, आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का है क्या? है ना, मैं फोटो लेकर आता हूँ घर, उसी बहाने शीतल बेटी के हाथों का चाय भी पी लूंगा। पंडित जी शाम को एक लड़के का फोटो लेकर घर आए। लड़के का फोटो देखकर शीतल शादी के लिए मान गई। लड़के का नाम मुकुंद था और वो किराने की दुकान चलाता था और 1 महीने के अंदर शीतल की शादी हो गई। ससुराल को लेकर हर लड़की की तरह शीतल के मन में भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन हर लड़की की तरह शीतल के सपने भी टूटने वाले थे। शीतल की सास का नाम बिमला था और वो बहुत खड़ूस थी। बिमला ने शीतल से कहा, बहू, इस घर में हम 4 लोग हैं, मैं, मेरा पति, मेरा बेटा और मेरी बेटी, तुम्हें मिलाकर 5। हर रोज 5 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। खाना? लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। क्या खाना बनाना नहीं आता? पंडित जी ने तो कहा था कि तुम अच्छी संस्कारी और सुशील लड़की हो। हाँ माँ जी, वो तो मैं हूँ। क्यों, सुशील लड़की होने के लिए खाना बनाना जरूरी है क्या? अरे अरे अरे, ये देख बेटा, तेरी बहू घर आते ही मुझसे जबान लड़ा रही है। इसे खाना बनाना भी नहीं आता। पंडित जी ने रिश्ता भेजा था, इसीलिए हमने ज्यादा पूछताछ ना करके ही शादी फाइनल कर लिया, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया है बेटा, धोखा हो गया है। अरे ये तो गजब बात हो गई। मैंने खाना बनाना नहीं सीखा, लेकिन मुझे कुछ और काम आता है। शीतल के ससुर ने पूछा, क्या काम आता है तुम्हें? मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है। मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है और मैं एक ब्यूटी पार्लर भी खोलना चाहती हूँ। क्या ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हो? हाय हाय हाय, ये कैसी बहू लाई मैं, ये तो बाहर काम पर जाना चाहती है। शीतल समझ गई कि इस घर में उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। शाम को जब शीतल रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ उसकी ननद पल्लवी आई। भाभी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे ननद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा था। बस वो माँ को मत बताना, वो सुनेंगी तो मुझ पर गुस्सा करेंगी। एक बात पूछूं पल्लवी, ये तुम्हारे घर वाले मेरे ब्यूटी पार्लर में काम करने की बात सुनकर चिढ़ क्यों गए? ये सब पुराने ख्यालात के लोग हैं भाभी, आप और हम मॉडर्न हैं, हमारे ख्यालात इनसे नहीं मिलेंगे। सच बताऊं भाभी, मुझे भी ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे मेकअप नहीं आता अच्छे से। अरे वाह, चिंता मत करो, मैं सिखा दूंगी तुम्हें सब कुछ, और फिर दोनों मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। एक तरफ से बदसूरत लड़कियों को घुसाएंगे और दूसरी ओर से उन्हें खूबसूरत बनाकर निकालेंगे। पल्लवी शीतल के पास छुप छुप कर मेकअप का काम सीखने लगी। पल्लवी बाहर कॉलेज ट्यूशन जाती थी, उसकी काफी जान पहचान थी। एक दिन पल्लवी ने शीतल से कहा, भाभी एक शादी का काम है, करोगी? अच्छा खासा पैसा मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, घर पर कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। घर पर बहाना बनाकर शीतल और पल्लवी शादी में मेकअप करने चली गईं। उन्हें अच्छा खासा पैसा मिला। लड़कियों को शीतल का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने खुश होकर एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। कुछ ही दिनों में मैं ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, आ जाना सभी। इसी तरह शीतल छुप छुप कर शादियों में मेकअप का काम करने लगी। धीरे धीरे पैसा जमा करके उसने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खरीद भी लिया। अब बस सामान खरीद कर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करना था। लेकिन तभी यह खबर बिमला के कानों में पहुंच गई। क्या तुमने ब्यूटी पार्लर खोला है? हमारे घर की बहू होकर बाहर काम पर जाना चाहती हो? हाँ, हमने बार बार मना किया था ना, करम जली। मुकुंद ने शीतल को एक थप्पड़ मारा। शीतल नीचे गिर पड़ी, उसका सर दीवार से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। अरे बेटा, ये क्या किया तूने? मार कैसे डाला? मैं तो सिर्फ थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन ये क्या हो गया? जल्दी बॉडी को छिपा दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तीनों ने शीतल की बॉडी को उसी ब्यूटी पार्लर के नीचे जमीन में दफना दिया। पल्लवी घर लौटकर भाभी को ढूंढने लगी तो बिमला ने कहा, भाग गई है वो, अब से इस घर में उसका नाम भी मत लेना। लेकिन अगले ही दिन अचानक से मुकुंद की दुकान पर आग लग गई। अचानक से कमाई का एकमात्र जरिया बंद हो गया। ये पापी पेट लोगों से क्या क्या करवाता है। भूख के मारे बिमला को उस ब्यूटी पार्लर की याद आई। पल्लवी बेटी, तुझे भी थोड़ा बहुत मेकअप आता है ना, जा तू ब्यूटी पार्लर चला। लेकिन माँ, मुझे अच्छी तरह से नहीं आता है। अरे तू 2-3 दिन जा तो सही, सब कुछ सीख जाएगी। पल्लवी ब्यूटी पार्लर में गई, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। उसे ज्यादा कुछ आता भी नहीं था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तभी एक औरत आई। तुम बाल काट सकती हो ना? मेरे बाल ठीक से काट दो, मुझे शादी में जाना है। वो औरत बैठ गई, लेकिन पल्लवी ने डर के मारे कैंची पर हाथ भी नहीं दिया। उस औरत ने आंखें बंद कर ली। तभी पल्लवी ने देखा, अचानक से कैंची अपने आप हवा में तैरने लगी और वो कैंची अपने आप ही उस औरत के बाल काटने लगी। अरे ये क्या, ये जादू कैसे हो रहा है? बाल कटने के बाद वो कैंची अपनी जगह पर वापस आ गई। वो औरत बड़ी खुश हुई।
अरे वाह, बहुत अच्छा काटा है, ये लो पैसे। पैसे देकर वो औरत चली गई, लेकिन पल्लवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हैरान थी, तभी उसके सामने शीतल की आत्मा आई। पल्लवी, हैरान मत हो, वो मैं थी। मुझे पता था कि तुम घबराई हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई। मैं इसी जमीन के नीचे हूँ पल्लवी। शीतल की आत्मा ने पल्लवी को सब कुछ बताया और उसे इस मर्डर का बदला लेने के लिए कहा। पल्लवी ने पुलिस में खबर की। बिमला, उसके पति और मुकुंद को अरेस्ट किया गया। पल्लवी अकेली उस घर में रहने लगी और ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। शीतल की आत्मा उसी ब्यूटी पार्लर में रह गई, क्योंकि वही उसका सपना था, और वही जादुई तरीके से लोगों का मेकअप करने लगी। पल्लवी की अच्छी खासी कमाई होने लगी। रुकिए जरा, आगे एक और कहानी देखिए अच्छी सी परियों की। एक दिन प्रिया को बहुत जोरों की भूख लग रही थी, इसलिए वो अनुराधा से बिना पूछे ही रसोई से रोटी लेकर खाने लगती है। तभी अनुराधा उसे रोटी खाते हुए देख लेती है। तू किससे पूछकर रोटी खा रही है? तू ऐसे नहीं मानेगी, अब तो मुझे तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अनुराधा एक लकड़ी के डंडे से प्रिया की पिटाई करना शुरू कर देती है। प्रिया दर्द के मारे बहुत रोती है, लेकिन अनुराधा उसे पीटना बंद नहीं करती। मुझे मत मारो आंटी जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं आज के बाद आपसे बिना पूछे कभी कुछ नहीं खाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आज के बाद तू मुझसे बिना पूछे कुछ तब खाएगी जब मैं तुझे यहाँ रहने दूंगी। पता नहीं मुकेश जी तुझ जैसी भिखारन को घर में उठाकर क्यों ले आए। चल निकल यहाँ से, और आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अनुराधा धक्का देकर प्रिया को घर से बाहर निकाल देती है। प्रिया रोते हुए रास्ते पर चल रही थी। आंटी से अच्छा तो वो केले का पेड़ था। मैंने उससे एक बार केला मांगा तो उसने मुझे दे दिया। आज के बाद मैं उस केले के पेड़ के पास ही रहूंगी। प्रिया रोती हुई उसी केले के पेड़ के पास पहुंच जाती है। हे जादुई केले के पेड़, जिस तरह उस दिन तुमने मुझे खाने के लिए केला दिया था, आज भी खाने के लिए दे दो, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। प्रिया के इतना कहते ही आज भी केले के पेड़ से कुछ केले टूटकर नीचे गिर जाते हैं। प्रिया तुरंत ही उन केलों को उठाकर खा लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद केले के पेड़, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अब प्रिया उस केले के पेड़ के पास ही रहने लगती है। तभी एक दिन उस पेड़ के सामने से एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर गुजर रही थी। उन्हें देखकर प्रिया बहुत भावुक हो जाती है। सच में माँ कितनी प्यारी होती है, अपने बच्चों को कितना प्यार करती है, कितना ख्याल रखती है वो अपने बच्चों का। काश आज मेरी माँ भी मेरे साथ होती तो वो भी मुझसे बहुत प्यार करती। पता नहीं मेरे माता पिता कहाँ हैं, कोई भी उनके बारे में नहीं जानता। मेरे पास तो उनकी कोई तस्वीर भी नहीं है, मुझे उनकी बहुत कमी महसूस होती है। प्रिया को रोते हुए देखकर केले का पेड़ भी भावुक हो जाता है। तभी उस पेड़ से एक केला टूटकर प्रिया के पास आता है। तुम इस तरह रो मत प्रिया, मुझे तुम्हें रोते हुए देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है। अरे मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? इधर देखो। जब प्रिया अपनी गर्दन घुमाकर इधर उधर देखती है तो उसे एक केला दिखाई देता है, जिसके इंसानों की तरह आंखें और मुंह बने हुए थे। अरे तुम कैसा केला हो? तुम्हारी तो आंखें हैं और तुम्हारे पास तो बोलने के लिए मुंह भी है। कहीं ये मेरा कोई भ्रम तो नहीं? नहीं प्रिया, ये तुम्हारा भ्रम नहीं है। मैं इस पेड़ का जादुई केला हूँ। मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो मैं खुद को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं पाया। क्या तुमने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा है? नहीं, मैं तो उनका नाम तक नहीं जानती। मैं हमेशा से इसी गांव में रहती हूँ, लेकिन कोई गांव वाला भी मुझे नहीं जानता। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम हमेशा से इसी गांव में रहती हो तो गांव वालों को तुम्हारे माता पिता के बारे में तो पता होना चाहिए। हाँ, मेरे मन में भी ये बात बहुत बार आती है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कोई मेरे माता पिता के बारे में जानता क्यों नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपने जादू से इस बारे में पता लगाता हूँ। तुम बस मुझे अपने हाथों में उठा लो। प्रिया जादुई केले को अपने हाथों में उठा लेती है। उसके बाद आंखें बंद करके जादुई केला प्रिया के बारे में सारा अतीत जान लेता है। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। क्या बात है, तुम इतने खुश कैसे हो गए? अभी तुम मुझसे खुश होने का कारण मत पूछो। अभी मैं तुम्हें जहाँ लेकर चलता हूँ, मेरे साथ वहाँ चलो। तुम जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो। प्रिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी जादुई केला उसे किसी दूसरे गांव के घर में ले जाता है। उस घर में दो पति पत्नी थे, जो जादुई केले और प्रिया को देखकर हैरान रह जाते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। डरो मत शांति, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो और कौन हो तुम?
मैं एक जादुई केला हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये लड़की तुम्हारी बेटी है जो बहुत साल पहले एक मेले में खो गई थी। उस मेले में भगदड़ मचने की वजह से बच्ची तुम्हारे गोद से गिर गई थी, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने इसे देख लिया था और वह उठाकर उसे अपने साथ ले गया और उसे अपने साथ ही रखने लगा। लेकिन कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। क्या सच में ये हमारी बच्ची है जो मेले में खो गई थी? मेरी बेटी के हाथ पर एक दाग था, दिखाओ क्या तुम्हारे हाथ पर भी वो दाग है? शांति प्रिया के हाथ पर वही दाग देखती है। जब शांति को ये एहसास होता है कि वो उसी की बेटी है तो वो उसे रोते हुए गले से लगा लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई केला, तुमने हमारी बच्ची को वापस लौटा दिया। प्रिया के पिता भी उसे गले से लगाकर रोने लगते हैं। पहली बार अपने माता पिता को देखकर प्रिया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सब लोग हमेशा मुझे अनाथ कहते थे और मैं हमेशा भगवान जी से बोलती थी कि काश मेरे माता पिता भी होते। भगवान जी ने मेरी सुन ली और उन्होंने मेरी मदद के लिए इस जादुई केले को भेजा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई केला, अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी अपने माता पिता से नहीं मिल पाती। जादुई केला की वजह से प्रिया को अपने माता पिता मिल जाते हैं। वो जादुई केले को अपने साथ अपने घर में रख लेती है और अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगती है। रुकिए जरा, आगे एक और कहानी देखिए अच्छी सी परियों। मीनाक्षी के मनुष्य चेहरे और रंग की वजह से ही उसके पति की मृत्यु हुई है, इसलिए वो अपना सारा प्यार पीहू पर ही लुटाती थी। पीहू को भी मीनाक्षी उसके रंग रूप की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उससे हमेशा दूरी बनाकर रखती थी। बेचारी मीनाक्षी बिना अपनी माँ और बहन का प्यार मिले ही बड़ी हुई थी। उसे हमेशा ही अपनी माँ के ताने और बहन की बातें सुनने को मिलती थी। ऐसे ही एक दिन मीनाक्षी पीहू के अलमारी में से उसकी ड्रेस निकालकर पहन लेती है। पीहू जैसे ही मीनाक्षी को अपनी ड्रेस में देखती है तो चिल्लाते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसी हुई काली कलूटी मेरी इतनी सुंदर और महंगी ड्रेस पहनने की? तुझे कहा है ना मैंने मेरे कपड़े, मेरे सामान, मेरे मेकअप इन सब चीजों से दूर रहा कर, और फिर भी तूने इतनी हिम्मत की और मेरी ड्रेस पहन ली। मैं जानती हूँ दीदी, इसलिए मैं आपके सामान को हाथ नहीं लगाती, पर आज मेरे कॉलेज में एनुअल पार्टी है और मेरे पास एक भी ढंग की ड्रेस नहीं है। माँ केवल अच्छे अच्छे ड्रेस आपको ही दिलवाती है, मुझे तो आपके फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते हैं, इसलिए मैंने आपकी अलमारी में से ये ड्रेस निकाली है। तेरी शक्ल सूरत ही ऐसी है तो माँ तुझे नई ड्रेस क्यों दिलाएगी? तू है ही मनहूस। उन दोनों का झगड़ा सुनकर वहाँ पर वर्षा आ जाती है। क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो दोनों? पीहू सारी बात वर्षा को बताती है, जिसके बाद वर्षा कहती है, मीनाक्षी तुझे मैंने कहा है ना कि अपनी बड़ी बहन की चीजों को हाथ मत लगाया कर, लेकिन तुझे मेरी एक बात नहीं सुननी होती है, तुझे अपनी मन की ही करनी होती है। ना जाने किस मनहूस घड़ी में तूने इस घर में जन्म लिया था, मैं तो कोसती हूँ उस दिन को जब तू इस घर में आई। ऐसा कहकर वर्षा वहाँ से चली जाती है, परंतु बेचारी मीनाक्षी उदास हो जाती है और पीहू की ड्रेस उसे वापस करके अपने पुराने कपड़ों में ही कॉलेज चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर एक दिन जब मीनाक्षी कॉलेज से आ रही होती है कि तभी उसे एक चिड़िया घायल हालत में मिलती है। मीनाक्षी उस चिड़िया को लेकर घर आ जाती है और उसका अच्छे से मरहम पट्टी कर देती है। जब पीहू मीनाक्षी के कमरे में उस चिड़िया को देखती तो वो गुस्से में लाल पीली होकर कहती है, तुझे मैं इस घर में रहने दे रही है, ये क्या कम है कि तू बाहर के जानवरों को भी घर ला रही है? दीदी जानवर नहीं पक्षी है। हाँ, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। अगर अभी माँ को बता दिया ना कि इस चिड़िया के साथ साथ तुझे भी घर से बाहर निकाल देंगी। प्लीज दी ऐसा मत करना। ठीक है, नहीं करूँगी, लेकिन इसके लिए तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। मेरी अलमारी में जो पीला वाला गाउन पड़ा है उसे अच्छे से इस्त्री कर दे। मुझे और माँ को आज शादी में जाना है, इसलिए मुझे वो पहनना है। काम समय से पहले हो जाना चाहिए, समझी? मीनाक्षी जानती थी कि वो चिड़िया अभी भी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई है, इसलिए वो चुपचाप पीहू की बात मानकर उसका सारा काम कर देती है। इसके बाद वर्षा और पीहू शादी में जाने लगते हैं। मीनाक्षी भी उनके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन वर्षा उसे खरी खोटी सुनाकर उसे अपने कमरे में भेज देती है। कमरे में आकर मीनाक्षी नम आंखों से कहती है,
हे भगवान, मेरी क्या गलती है कि मेरा रंग रूप ऐसा है और माँ को ऐसा क्यों लगता है कि पापा की मृत्यु का कारण मैं हूँ। अरे मौत तो हर किसी की निश्चित होती है। अब इसमें मेरी क्या गलती कि मेरे पैदा होते ही मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पता नहीं मेरी माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। ऐसा कहकर मीनाक्षी रोने लगती है कि तभी वो चिड़िया परी के रूप में बदल जाती है और मीनाक्षी से कहती है, मैंने तुम्हारी हर बात सुन ली है वर्षा, और तुम्हारे बारे में पता भी लगा लिया है कि किस तरह से तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ सलूक करती है। मेरा विश्वास मानो, तुम्हारे पिता की मृत्यु में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। और रही बात तुम्हारे इस काले चेहरे की, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई मेकअप किट देती हूँ। उसका इस्तेमाल करते ही तुम परियों जैसी खूबसूरत हो जाओगी। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि तुम अमावस की रात को 12 बजे बाहर मत निकलना, वरना तुम्हारी खूबसूरती वापस से बदसूरती में बदल जाएगी। ऐसा कहकर वो परी अपनी छड़ी घुमाती है और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मेकअप किट प्रकट हो जाती है। मीनाक्षी वो मेकअप किट यूज करती है और उसे यूज करते ही वो अत्यंत खूबसूरत हो जाती है। पर ये सब दरवाजे के पीछे छिपी पीहू देख लेती है और फिर मीनाक्षी के कमरे में आकर कहती है, देख मीनाक्षी, मैंने तुझे इस चिड़िया को घर पर रहने की इजाजत दी और ये बात माँ से भी छुपा कर रखी। अब मुझे भी एक मेकअप किट चाहिए जो मुझे और भी अच्छा सुंदर बना दे। अपनी इस परी से कहकर मुझे भी एक मेकअप किट दिलवा दे। परी कुछ कहने ही जा रही होती है कि तभी मीनाक्षी हाथ जोड़कर पीहू की तरफ से माफी मांग लेती है और परी को एक और मेकअप किट देने की विनती करती है। परी मीनाक्षी की बात मानकर पीहू को भी एक मेकअप किट दे देती है, जिसे लेकर पीहू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। अगले दिन जैसे ही वर्षा सुबह उठकर मीनाक्षी को देखती है तो वो हैरान ही रह जाती है। ये सब कैसे हुआ? तू तो इतनी काली और बदसूरत थी, फिर तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? इसके बाद मीनाक्षी सारी कहानी वर्षा को बताती है। ये सब सुनकर वर्षा कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन अचानक रात के समय वर्षा के सीने में दर्द होता है और वो पीहू से कहती है, पीहू, अब पता नहीं क्यों अचानक से मेरे सीने में बड़ा दर्द हो रहा है। सांसें भी एकदम अटक सी रही हैं। तू जल्दी से एक काम कर, एम्बुलेंस बुला ले। मुझे मेरी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही बेटी। पीहू को परी की बताई हुई वो अमावस वाली बात याद आती है, इसलिए वो बाहर जाने से मना कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। परंतु मीनाक्षी जैसे ही अपनी माँ की हालत देखती है, वो न आव देखती है न ताव। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है और अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। फिर जैसे ही वर्षा को होश आता है तो वो अपने पास मीनाक्षी को पाती है, पर मीनाक्षी अब पहले जैसे ही काली और बदसूरत हो गई थी, जिसे देखकर वर्षा कहती है, तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई थी, फिर अब दोबारा से ऐसी कैसी हो गई? ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।